आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी इंग्लिश में टारगेट पेपर 2026। टारगेट पेपर से मुराद गेस्ट पेपर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेकेंड इंग्लिश के अंदर न्यू बुक के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस, न्यू मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, तो वो हम डिस्कशन करेंगे। तो कंप्लीट डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा एट द एंड ऑफ क्लास। वर्ड क्लास का एक टॉपिक है, वो भी इसी के साथ कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी इंग्लिश आपको पता है कि जो पेपर है वो हमारे पास 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का पेपर है, और 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। 3 सेक्शंस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए हमारे पास जो है वो MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सेक्शन ए, और इसमें हमारे पास कितने पे 20 मार्क्स हमारे पास है। तो सेक्शन ए हमारे पास MCQs हैं, 20 मार्क्स हैं, 20 MCQs हैं, वो आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोई चॉइस नहीं होती उसके अंदर, 20 के 20 MCQs आपको करने होते हैं, ठीक है। तो 5 MCQs आपके प्रोज से, चैप्टर से आएंगे, 5 पोइट्री से आएंगे, 5 नॉवेल से आएंगे, ग्रेट एक्सपेक्टेशन से, और 5 किससे आएंगे, ग्रामर से आएंगे। तो इस तरह से आपके 20 MCQs बनेंगे। एग्जैक्ट इतने ही आने, ना इससे एक ज़्यादा होगा ना एक कम होगा, ये पैटर्न है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा 20 के 20 MCQs आपको नॉवेल से आ जाए, ऐसा नहीं होगा, इतना आप भी जानते हैं, ठीक है। तो 5 प्रोज से, 5 पोइट्री से, 5 नॉवेल से और 5 ग्रामर से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो MCQs हमारे पास हैं, इनमें क्या है कि लाइक कहाँ से तैयारी इसकी करनी है। तो एक तो ये कि बुक के MCQs जितने भी हैं लास्ट में वो कर लें, क्योंकि न्यू बुक है उसी में से आना है। अब बुक के अलावा अगर कहीं से करना है तो प्रीलियम पेपर्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट कॉलेजेस में प्रीलियम पेपर हो चुके हैं। जैसे बॉयज़ कॉलेज के अंदर आदमजी में हो गया है, DJ में हो गया है, ठीक है, और दिल्ली में हो गया है, इनके पेपर्स हो गए। इस तरह गर्ल्स के कॉलेज में PCHS में हो गया है, सेंट लॉरेंस में हो गया है, सर सैयद में हो गया है, आज खातून पाकिस्तान में भी गया कल, ठीक है। तो ये सारे कॉलेज में हो गए, फॉर वुमेन में भी शायद हो गया। तो ये सारे कॉलेजेस के पेपर, टॉप कॉलेजेस के पेपर कर लें। इस तरह प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव है, वो हो चुका है, वहाँ से कर लें। तो यहाँ से आपको क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी MCQs की। इसके अलावा कहीं और से नहीं करना है। डिफरेंट कॉलेज के प्रीलियम देख लें, बुक के MCQs देख लें, दैट्स फार मोर देन इनफ। ग्रामर के अंदर एक चीज़ होता है, बच्चे क्वेश्चन कर सर ग्रामर में क्या आएगा। तो अब ग्रामर में तो दैट्स पता है, ग्रामर एक समंदर है, दैट्स लाइक एन ओशन। अब ग्रामर में सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन हमारे पास जो आएंगे, अब वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 क्वेश्चन ग्रामर में आएंगे। सबसे पहले क्या, राइट द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब। प्रोवर्ब दिया होगा, उसकी मीनिंग आपको लिखनी होगी। जैसे आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये एक प्रोवर्ब। इस तरह कई सारे प्रोवर्ब होते हैं, मुहावरे होते हैं। प्रोवर्ब से मुराद ज़रबुल मिसाल कह सकते हैं या मुहावरे कह सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में बहुत सारे मुहावरे हैं, उनकी मीनिंग आपको, करेक्ट मीनिंग आपको लिखनी होगी। इसके लिए क्या है कि जो अब ये गेस्ट पेपर तो अनसॉल्व है, बाकी मैंने कुछ बच्चों को आप में सॉल्व गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किया है, उसमें मैंने सारे प्रोवर्ब डाल दिए, अब वहाँ से याद कर ले। लेकिन ये मैं सारे लिख नहीं सकता यहाँ पर सारे, वो PDF के अंदर है। तो जहाँ मैंने PDF लिख दिया, उससे मुराद वो सॉल्व टारगेट पेपर का PDF है, जो तमाम बच्चे जो मुझे मैसेज करते हैं मैं उनको भेज रहा होता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए तो वैसे ही मैं दे देता हूँ। तो राइट द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब, प्रोवर्ब की मीनिंग है वो, वहाँ से आप लिस्ट है वो याद कर लेंगे, ठीक है। इससे ये MCQs, एक MCQs आपका निकल जाएगा। अगले ग्रामर के MCQs के, ऐड प्रीफिक्स टू मेक वर्ड, ऐड सफिक्स टू मेक वर्ड। प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर क्या करना है बेटा, हमें वर्ड्स को बनाना है। प्रीफिक्स से मुराद आपको पता है क्या होता है, साबका, और सफिक्स से मुराद होता है लहाका। ये लगाकर आपको वर्ड बनाना है। अब प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, अब इसकी भी लिस्ट जो है PDF के अंदर मौजूद है, अलग अलग प्रीफिक्स सफिक्स की, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसके बिना विदाउट प्रिपरेशन भी इसको कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान सा होता है, ठीक है, कि प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर आपको न्यू वर्ड बनाना पड़ता है। जैसे लीगल एक वर्ड लिखा हुआ है लीगल, और कहा जा रहा है प्रीफिक्स लगाकर एक नया वर्ड बना दो, तो कौन सा प्रीफिक्स लगेगा। तो जैसे लीगल का इलीगल हो जाता तो इल लग जाएगा उसके अंदर। बहुत कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो वो PDF से कर ले, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो कॉमन सेंस से कर लेगा, विदाउट प्रिपरेशन कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ एक चीज़ के किसी भी तरह किया जा सकता है, तो इतना कोई मसले वाला सवाल नहीं, 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा उसका आपका। हर बच्चा, कोई भी कराची का एक बच्चा भी इसको गलत नहीं कर सकता, सब सही करेगा, इतना आसान। जैकपॉट MCQs कहते हैं उसको। जैकपॉट MCQs मतलब होता है जिसमें नंबर आ नहीं आना। आप जितने भी डल डफर हो आप इसमें नंबर ले ही आओगे प्रीफिक्स सफिक्स में। लेकिन ऐसा पूरा पेपर 100 का 100 ऐसा नहीं होता। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाता है ताकि आप कम से कम पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाए, इसलिए जानबूझ के ऐसे सवाल डाले जाते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, जो आराम से नंबर जिसके आ सकते हैं। लेकिन पूरा पेपर ऐसा नहीं होता, ये भी आप जानते हैं, वरना हर बच्चे का 100 में से 100 आ जाए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन 4 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। अब ये देखो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डालते हैं, टाइप ऑफ क्लॉज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अ क्लॉज किसे कहा जाता है बेटा? क्लॉज इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के एक पार्ट कहलाता है क्लॉज।
एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ क्लॉज। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, ये क्लॉज की डेफिनेशन है ग्रामर के अंदर इंग्लिश के। ठीक है, अब क्लॉज बहुत सारे होते हैं, 3 टाइप्स क्लॉज की, मेन 3 टाइप्स होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लॉज। ये हमारे पास क्लॉज की टाइप है। अब बहुत बेसिक तरह से पहचाने नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है। ये आप गलत कर सकते हैं अगर आपको पता ना हो उसके बारे में। तो एक MCQ आएगा उसका 1 नंबर का। तो जैसे द बॉय विद ब्लू शर्ट इज माई यंगर ब्रदर। अब यहाँ द बॉय विद ब्लू शर्ट में क्या है, हमारे पास एक अंडरलाइन हुआ हुआ है। अब ये द बॉय विद ब्लू शर्ट क्या है, एक नाउन क्लॉज है। चूंकि ये पूरा एक नाउन को एक बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि द बॉय विद ब्लू शर्ट, वो लड़का जिसने नीली शर्ट पहनी है वो मेरा छोटा भाई है। तो यहाँ पर ये पूरा क्या हमारे पास है, दैट इज अ नाउन क्लॉज। चूँकि नाउन ही है पूरा का पूरा ही है। द बॉय विद अ ब्लू शर्ट एक नाम है किसी लड़के का जिसने ब्लू शर्ट पहना। बात समझ में आ गई? ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है जुमले में। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, इट डिफाइंस अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। जैसे जुमला देखिए, द डॉक्टर हु इज वियरिंग कोट इज माई एल्डर ब्रदर। वो डॉक्टर हु इज वियरिंग कोट, जिसने पहना है एक कोट, वो मेरा बड़ा भाई है। तो ये जो हु इज वियरिंग कोट किसके बारे में कहा जा रहा है, डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर क्या यहाँ पर एक नाउन है। तो ये अब नाउन को एक्सप्लेन करने वाला क्लॉज क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है चूँकि नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है ग्रामर के अंदर इंग्लिश में, इट डिफाइंस अ वर्ब, जो एक वर्ब को डिफाइन करता है। जैसे कि द बॉय रैन फास्ट बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट। लड़का तेज दौड़ा चूँकि वो उसको लेट हो रहा था, उसको देर हो रही थी। अब बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट, अब ये चीज़ किसको डिफाइन कर रहा है, इसके दौड़ने को, कि वो तेज क्यों दौड़ा, क्योंकि वो लेट हो रहा था। तो रैन क्या यहाँ पर है, वर्ब है। तो वर्ब को चूंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये वाला अंडरलाइन पार्ट, तो दिस अंडरलाइन पार्ट इज एडवर्बियल क्लॉज। बात समझ में आ गई? तो आपका पेपर में नाउन क्लॉज, इन तीनों में से कोई एक क्लॉज आ सकता है अंडरलाइन हुआ हुआ। तो आपको देखना है कि वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्बियल क्लॉज है। ये सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है इस चीज़ को सीखने का। अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है इसको, लेकिन बेसिक ही आएगा इसी तरह से। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आते हैं उसके बाद क्वेश्चन 5। पांचवा भी बड़ा आसान, एक पांचवा बड़ा आसान MCQ आ सकता है, आइडेंटिफाई द एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस। ये भी हर कॉलेज में आ रहा है, आपने देखा होगा। एनाफोरिक रेफरेंस, कैटाफोरिक रेफरेंस मीन्स अगर कोई प्रोनाउन लगा होता है, आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन की तरफ रिफर करता है, उसको रिफर कर रहा होता है। तो अब प्रोनाउन का जो रेफरेंस वर्ड है, प्रोनाउन जिस नाउन के लिए लगा है, वो नाउन प्रोनाउन से पहले भी हो सकता है, प्रोनाउन के बाद भी हो सकता है। अगर वो नाउन जो है वो प्रोनाउन से पहले, तो दैट इज कॉल्ड एनाफोरिक रेफरेंस, और बाद में है तो कैटाफोरिक रेफरेंस। एना मतलब ही होता है पहले, कैटा मतलब होता है बाद में, ऐसे याद कर लिए। अब जैसे अली वॉज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, आसान से जुमला है, अली अपने कपड़े धो रहा था। अब ये कौन सा रेफरेंस है, अब देखो हिज यहाँ पर प्रोनाउन है और नाउन उसका क्या है, अली। तो नाउन जो है वो प्रोनाउन से पहले आया, दिस इज कॉल्ड एनाफोरिक रेफरेंस। एक और सुनो, इट इज़ अ नाइस ड्रेस, ये एक बहुत नाइस ड्रेस है। अब इट यहाँ पर एक प्रोनाउन है और उसका नाउन जो है वो कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर ड्रेस के लिए। अब नाउन बाद में आ रहे हैं प्रोनाउन के, तो ये जो है कहाँ पर कौन सा रेफरेंस है, कैटाफोरिक रेफरेंस है। हिज का नाउन यहाँ पहले है और इट का नाउन बाद में, तो ये दिस इज एनाफोर। इससे 1000 एग्जाम्पल बना सकते हैं इसके अंदर, हर कॉलेज में अलग आ रहा हो। ये मैंने अपने मर्जी से डाला है, कॉलेज में अलग अलग आ रहा है, पेपर में अलग आएगा कुछ, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये भी जैकपॉट क्वेश्चन, आराम से नंबर आएगा बिना तैयारी के, बस 1 मिनट टीचर को सुन लोगे आंसर आ जाएगा उसमें। हाँ, अगर सुना ही नहीं है कैटाफोरिक एनाफोरिक तो शायद परेशान हो सकते हो। अगर ये वर्ड आपको पता है और आपने मुझे सुन लिया, समझ लिया, तो आप 100% करेक्ट करेंगे उसको, गलत नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी तो ये हमारे सेक्शन ए हमारे पास से कंप्लीट यहाँ पर डिटेल हो गया। समझ में आगे बात सबको? सेक्शन ए में क्या आएगा, पूरे 20 में से 20 आ सकते हैं इस तरीके से, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर 90+ मार्क्स के वाले से बात कर रहा हूँ कि हाउ टू गेट 90+ मार्क्स। इस वीडियो का थंबनेल जो मैं लगाऊंगा वो भी यही होगा कि हाउ टू गेट 90+ मार्क्स इन इंग्लिश सेकंड ईयर, वरना 70-75 तो कोई भी ले आता है। 90+ लाए तो बाद में उसके लिए मेरी बातें माननी पड़ेंगी आपको, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज 60-65 तो आ ही जाएगा, आपको भी पता है। सेक्शन बी इसके बाद आते हैं। सेक्शन बी हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये 40 मार्क्स का होता है, 40% आपका सिलेबस है।
अब इसमें क्या हमारे पास होता है, इसमें दो सब सेक्शन में टूटा हुआ है, सब सेक्शन B1, सब सेक्शन B2, ठीक है। सब सेक्शन B1 में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर होता है आपके पास है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन, अच्छा इसमें करना क्या होता है, आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। 10 में से 6 सवाल आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 दिया हुआ होता है। 3 क्वेश्चन प्रोज से, 3 पोइट्री से, और 4 क्वेश्चन कहाँ से होता है आपका, नॉवेल से होता है। मैंने आपको क्या बताया, 12 मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप प्रोज से आप अटेम्प्ट ना करें, आप 3 क्वेश्चन पोइट्री से करें और 4 नॉवेल से है ना, तो पोइट्री और नॉवेल को अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो भी यू आर लेफ्ट विथ 1 चॉइस, आपके पास एक चॉइस फिर भी है। तो आप प्रोज पूरा का पूरा आप लीव आउट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पोइट्री और नॉवेल पूरी तरह से करना पड़ेगा। पूरी तरह से करने से मुराद कि ऑल क्वेश्चन आंसर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद करने पड़ेंगे, पोइट्री के भी और नॉवेल के भी, एक को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो जाकर आप यहाँ से कर लेंगे। फिर प्रोज आप पूरा छोड़ सकते हैं A to Z क्वेश्चन आंसर के लिए, लेकिन पढ़ना फिर भी उसको पड़ेगा, क्यों, चूँकि वो हमारा MCQs में 5 प्रोज के MCQs आ रहे हैं, तो वो कहाँ से करेंगे आप, बिना पढ़े तो आप नहीं कर पाएंगे ना ये 5 MCQs। तो यहाँ तो बचत हो रही है, बट यहाँ तो बचत नहीं हो रही है MCQs में, तो यहाँ तो पढ़ना पड़ता ही है आपको, ठीक है, कुछ भी करके, बाय हुक और बाय क्रूक। अच्छा कितने, अच्छा लाइंस बच्चे पूछते हैं आइडियल लेंथ कितनी होती है, तो 10 to 15 लाइंस, दिस इज द आइडियल लेंथ ऑफ एवरी आंसर। 10 से 15 लाइन की आइडियल लेंथ होती है, मिनिमम 10 लाइंस करें, मैक्सिमम 15 लाइंस तक करें। अगर इतना आप लिखते हैं तो फिर क्या होता है, आपके लिए एक आइडियल लेंथ कहलाती है। पूरे आपको 4 out of 4 मार्क्स चाहिए हर आंसर में, तो 10 से 15 लाइन। अगर कम लिखा हुआ है नोट्स में, थोड़ा सा बढ़ा दें अपने मर्जी से। बढ़ाने का तरीका क्या होता है, कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बढ़ाने का तरीका, आप ऑथर का नाम, चैप्टर का नाम शुरू में डाल दें, तो वैसे ही 4-5 लाइन वो खा जाता है। मतलब नेम ऑफ चैप्टर, नेम ऑफ ऑथर डाल देंगे तो उसी में अच्छा खासा लाइन आ जाएगा। फिर नीचे आप लिख दें या कोटेशन डाल दें क्वेश्चन के साथ एक आंसर में, तो 10 लाइन आपकी इजीली बन जाता है। मतलब आपको आंसर प्रोलॉन्ग करने की नीड ही नहीं होती है, वही 4-5 लाइन का आंसर लिखें, ऊपर टाइटल डाल दें, ऑथर का नाम डाल दें हर क्वेश्चन से पहले, और एंड में कोटेशन डाल दें किसी भी चैप्टर का, हो जाएगा 10 लाइन आपको। ये बेस्ट तरीका, खूबसूरत भी लगेगा काम आपका, ठीक है। तो ये एक सजेशन मेरी है कि पोइट्री और नॉवेल करते हुए आप भी कर सकते हैं, बाकी मसला नहीं। बाकी क्या है कि सेक्शन B2 हमारे पास है ग्रामर। अब ग्रामर के अंदर हम क्या अटैम्प्ट करेंगे, अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, 5 में से 4 अटैम्प्ट करना है ग्रामर के अंदर, ठीक है। तो ग्रामर का पोर्शन आपका 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला वाला जो है ना, इसमें आगे पीछे हो सकता है, मैंने पैटर्न वो फॉलो नहीं किया है मॉडल पेपर का, क्योंकि मैं रैंडम मुझे जो जहन में आ रहा था मैंने कर दिया, बट यही 5 सवाल है, आगे पीछे हो सकते हैं। कि स्पॉट द एरर्स इन गिवन पैराग्राफ, यू हैव टू लीव आउट दिस क्वेश्चन। ये सवाल आप सबको छोड़ना है, स्पॉट द एरर का। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें मल्टीपल एरर्स आ सकते हैं। अब जो बच्चे एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो ये आसान रहता है सवाल, ये अदरवाइज मुश्किल है सवाल। ये जो अब तक एप्टीट्यूड की तैयारी शुरू नहीं की है या जो नहीं, जिनको करना ही नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल है, अदरवाइज बाकी आसान है। लेकिन इसलिए मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये जो टारगेट पेपर है बेटा, ये कॉमर्स वालों के लिए भी है, ये टारगेट पेपर आर्ट्स वालों के लिए भी है। वो किसी एंटी टेस्ट की तैयारी नहीं करते, तो आर्ट्स वाले कैसे करेंगे सवाल, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ वाले वो तो कर ही नहीं पाएंगे, उनका तो कोई एंटी टेस्ट होता ही नहीं है, वो डायरेक्ट उनका एडमिशन हो जाता है। इसी वाले से मैं बता दूँ कि ये छोड़ दें। बाकी जो इंजीनियरिंग मेडिकल वाले हैं वो उसको अटैम्प्ट कर भी सकते हैं, कोई बड़ा मशहूर नहीं है इसके अंदर। बाकी क्वेश्चन 2 हमारे पास है, मेक सेंटेंस फ्रॉम एनी 4 ईडियम्स। 4 ईडियम्स आपको दिए जाएंगे, इसके आपको क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। 4 ईडियम्स के सेंटेंस बनाने। अब इसमें भी क्या है हमारे पास के PDF हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर हमारे पास ईडियम्स मैंने डाले हुए। ईडियम्स क्या है, टू शेक क्रोकोडाइल टीयर्स, टू घोस्ट समवन, टू फ्लैक्स, ठीक है। इस तरह के हमारे पास वर्ड्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 6 to 7 वर्ड्स होंगे, ईडियम्स होंगे, किसी 4 को क्या करना है अपने सेंटेंसेस में आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो वो PDF के अंदर है मीनिंग्स, और ज़्यादातर जो है ना वो मॉडर्न ईडियम्स आ रहे हैं, जैसे अ शॉर्ट फ्यूज़, टू घोस्ट समवन, टू फ्लैक्स, इस तरह के आ रहे हैं। तो बेहतर है कि वो PDF से ही किया जाए, ठीक है। ये वाला बस सेंटेंस बनाने आपका हो जाएगा, 4 ईडियम्स के 4 सेंटेंस बना देते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको वो ऑलरेडी आते हों, आपकी इंग्लिश अच्छी है, वो आप ऑलरेडी कर लो बिना तैयारी के, वरना आप PDF से भी कर सकते हैं, दोनों आपकी मर्ज़ी है। अगला है, तीसरा सवाल क्या है, वर्ड मीनिंग्स का है। मैच द कॉलम में आएगा, ये कॉलम को मैच करना है, 4 वर्ड्स को उनकी मीनिंग से मैच करना है। अब इसमें भी क्या है कि ये जो टेक्स्ट हैं, आपके जो चैप्टर्स हैं,
उसमें मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं, उसकी मीनिंग्स हैं। अब उसकी मीनिंग्स या तो अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ा है ठीक तरह से तो आपको वैसे भी आते होंगे, नहीं पढ़ा है चैप्टर को अच्छे से तो PDF में वर्ड मीनिंग मैंने डाली हुई है, सॉल्व टारगेट पेपर के, वहाँ से कर लो, उसमें भी मैंने वो लिस्ट डाल दी वर्ड मीनिंग की, वहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने चैप्टर्स को ठीक तरह से पढ़ लेना है, दो में से कोई एक काम कर लोगे, ये 100% करेक्ट हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। या फिर जिसकी इंग्लिश अच्छी है, बहुत शानदार है, वो डायरेक्ट भी लगा सकता है बिना कुछ पढ़े, एक लाइन भी पढ़े। बट ये मैं फिर बता रहा हूँ, हर बच्चे के लिए अलग सजेशन है मेरी, हर बच्चे को एक ही सजेशन है। क्या पता आपकी इंग्लिश वीक हो बहुत ज़्यादा, तो आपको याद करना पड़ेगा या बुक रीड करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको डायरेक्ट कर लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये आप देख लो, आप अपने लिहाज से सोच लो आप किस तरह से तैयारी करने वाले हो उस क्वेश्चन की। बिना तैयारी के बैठने वाले हो, या आप लेक्चर्स देखने वाले हो तमाम चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग के, या फिर आप PDF से याद कर लो, आपके ऊपर है, जो भी कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंसेस, जो 4 टाइप्स के हमारे पास हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस पे मैंने जाहिर सी बात है आपको लेक्चर दिया हुआ है ओवरऑल कंप्लीट, इसको कंप्लीट करने कंडीशनल सेंटेंस को 4 नंबर का आएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 0। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, उसके बाद इफ़ वाला क्लॉज लगा हुआ है और रिजल्ट क्लॉज जो हमारा वो मिसिंग है, तो इफ़ यू वर्क हार्ड के बाद आपने क्या कर दिया, यू विल गेट सक्सेस या यू विल सक्सीड, ये 1 नंबर आपके आ गए। इफ़ इट रेन्स, जब बारिश होती है, इफ़ इट रेन्स तो आगे क्या हो गया, सॉइल गेट्स वेट या मॉइस्ट, तो ये 0 कंडीशनल है, टाइप 0। इफ़ आई हैड विंग्स, ये टाइप 2 कंडीशनल है, इफ़ आई हैड विंग्स तो क्या हो जाएगा, आई वुड फ्लाई, अगर मेरे पर होता तो मैं उड़ता। इफ़ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, ये टाइप 3 कंडीशनल है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के साथ हमारे पास वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। इफ़ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल तो यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम्स या टेस्ट, वॉट एवर, कुछ भी अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं, मैंने एक आपको सैंपल में दे दिया ये, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 0 कंडीशनल का, क्लियर है। इसके बाद आते हैं आखिरी सवाल, डू एज डायरेक्टेड। अब डू एज डायरेक्टेड जो है ना, ये हम अटैम्प्ट करेंगे, इसमें 4 पार्ट्स, 4 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ठीक है। एक नंबर का एक होगा, एक तो पंक्चुएशन होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल बता दी पंक्चुएशन कैसे करते हैं, पिछले वीक जो क्लास की थी हम। एक्टिव पैसिव ये फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ा है, सेम वही है। नरेशन ये भी फर्स्ट टर्म में आपने पढ़ा है, सेम वही है, लेकिन एक ही नरेशन एक ही वॉइस है, उसमें तो 4 किया था ना फर्स्ट टर्म में आपने, इसमें एक वॉइस होगा, एक नरेशन होगा। जिसे नहीं पढ़ा, लेक्चर मैंने पूरा अपलोड किया हुआ, तो वो यहाँ पर मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा वॉइस से नरेशन क्या होते हैं, पूरा लेक्चर इसके ऊपर। इसी तरह से DMA का कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, 2 सेंटेंस सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे तो उनको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, फैन वॉइस कंजंक्शन, फॉर एंड नॉट बट और येट सो, ये लगाना होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया, ही वॉज माई एनिमी आई हेल्प हिम, वो मेरा दुश्मन था मैंने उसकी मदद की। These are the 2 simple sentences. What we have to do, we have to make a compound sentence by omitting this full stop and adding a subordinating conjunction. अब for and not but or yet, so में best यहाँ पर yet आ रहा है। He was my enemy yet I helped him, वो मेरे दुश्मन था फिर भी मैंने उसकी मदद की। but भी लगा सकते हैं यहाँ पर, yet भी लगा सकते हैं, बाकी चीज़ें इसमें सही लगेंगी नहीं ना, एंड लगाएंगे और ये सब तो सही नहीं लगेगा, सो फॉर ये सब सही नहीं लगेगा, तो जो एक्यूरेट लग रहा होगा वो लगा देना। ये हमारे पास 1 नंबर यहाँ से आ गया। ये पूरे हमारे जो है वो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, बस आपको स्पॉट एरर छोड़ना है, बाकी ये चारों आराम से हो जाएंगे। तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है, बात समझ में आ गई। तो नंबर कटने का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आपके फुल मार्क्स होने चाहिए उसके अंदर। बहुत ईजी पैटर्न है इंग्लिश का, बहुत आसान है, 90+ गेट करना बहुत आसान है अगर आप टीचर्स की बातों को माने बनिस्बत अपने दिमाग चलाने की, ठीक है, तो बहुत आसान रहता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं सेक्शन सी में, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर। सेक्शन सी हमारा क्या है, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर है, ये इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कह सकते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर, या हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कह सकते हैं। ये भी 40 मार्क्स का होता है, 40 नंबर का होता है, बट इसमें क्या होता है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। इसमें 4 सवाल हैं, 4 के 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। देयर आर 4 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 4 पार्ट्स, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, रिटन ईमेल और पर्सनल स्टेटमेंट, या तो ईमेल लिखें या पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। मैंने आपको क्या बताया, हर लेक्चर में बताता हूँ, पर्सनल स्टेटमेंट नहीं लिखना है, ईमेल आपको लिखना है।
पर्सनल स्टेटमेंट छोड़कर ईमेल आपको लिखना है, ठीक है। तो अब ईमेल में क्या है, ईमेल का फर्स्ट ईयर के अंदर आपने क्या किया था, फर्स्ट ईयर में पूरा पैटर्न आपने सीखा है ईमेल का, वही पूरा पैटर्न। और ईमेल भी क्या, ईमेल टू द प्रिंसिपल, ईमेल टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को जो ईमेल लिखते हैं आप, उसमें अगर आपको पैटर्न आता है तो आप कोई भी ईमेल बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 8 इंपॉर्टेंट ईमेल्स आपको बता दे रहा हूँ जो मैंने पिछली क्लास में भी बताए थे। 1 वीक सिक लीव के लिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए, पिकनिक एट सी साइड के लिए, विजिट टू अ बुक फेयर एट एक्सपो सेंटर के लिए, पार्टिसिपेटिंग इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, अरेंजिंग ए सेमिनार अबाउट AI के लिए, अरेंजिंग ए सेमिनार अबाउट प्लांटेशन के लिए, और रिवीजन ऑफ कोर्स बिफोर फाइनल एग्जाम के लिए। अब ये है, अब चाहो तो उसके याद कर लो आप इसको, या खुद से भी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सब, ठीक है, इन 8 ईमेल्स में से। वरना अगर आउट भी आ जाता है, लेट सपोज टू से, चूँकि एक ही आएगा और एक ही करना है, अलग अलग चॉइसेस नहीं है, तो अगर हमें पैटर्न पता है तो हम खुद से भी उस पैटर्न के अंदर ऐड कर सकते हैं। और यूट्यूब पे पूरा पैटर्न ऑलरेडी मौजूद है, वैसे फर्स्ट टाइम आप सबको बताया भी था। अगर आप वो कॉपी खो गई, ये नहीं मिल रहे, तो आप यूट्यूब से देख लो, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा। बाकी क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी, 10 मार्क्स का ये आ रहा है। उर्दू या सिंधी ज़बान में क्या करना है, हमें ट्रांसलेट करना है किसको बेटा, इस पूरे पैराग्राफ। अब पैराग्राफ है, सेंटेंस नहीं है, 4 to 5 लाइन का पैराग्राफ है, उसको पूरा ट्रांसलेट करना है। और ये वाहिद सवाल है जिसकी तैयारी मैंने बताई जो आपको खुद से ही करना है। 9th और 10th में भी आपका ये सवाल आया करता था, और ये आपका सेम सवाल आपका जो है वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी अब आ रहा है। इसके लिए तरीका क्या, मैंने क्या लिखा, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस पेपर्स। चूँकि ये पहली बार आ रहा है, 10 ईयर में आपको एक भी नहीं मिलेगा ये, तो डिफरेंट कॉलेजेस के जो पेपर मैंने आपको बताए, आदमजी, DJ दिल्ली, इसी तरह से गर्ल्स कॉलेज में PCHS, खातून पाकिस्तान, सेंट लॉरेंस, सर सैयद, इनके पेपर्स हैं। इस तरह कोचिंग सेंटर में प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव हो चुका है, उसका ले लें, और बाकी अभी कहीं नहीं हुआ है, आदमजी में भी हो गया। हाँ, तो ये सब के कॉम्प्रिहेंसिव अलग अलग आपको आराम से मिल जाएंगे, नहीं तो आप मुझसे व्हाट्सएप करेंगे, मैं भी आपको भेज दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप आराम से एटलीस्ट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें कॉलेज में मेंशन कर रहा हूँ। बाकी आप कॉलेज से ना करें, जैसे ये क्वेश्चन आंसर क्या है, उस कॉलेज के देने की जरूरत ही नहीं है, अब बुक के सारे कर लो, बात खत्म हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो चीज़ें मना कर रहा हूँ कॉलेज के पेपर से, वो ना करें, जो मैं बता रहा हूँ वो करें आप कॉलेज के पेपर से। इसी तरह से क्वेश्चन 3 है, राइट एन एसे ऑन एनी 1 टॉपिक फ्रॉम 4 टॉपिक। 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे, 2 और 1 ऐसे उसमें से करना है। 4 टॉपिक में से 2 आपको पता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे होंगे, 2 एनालिटिकल ऐसे होंगे, ठीक है। अब ऐसे कितने, 3 से 4 पेजेस के ऐसे आपको 3 to 4 पेजेस का लिखना है। जो आइडियल लेंथ है 10 मार्क्स के सेकेंड ईयर के आर्गुमेंटेटिव ऐसे की या एनालिटिकल ऐसे की। ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे नहीं है फर्स्ट ईयर का, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे दो पेज में भी हो सकता है, लेकिन ये जो ऐसे है ये 3 से 4 पेजेस में होगा, चूंकि या तो ये आर्गुमेंटेटिव है या तो ये एनालिटिकल है। ये ऐसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे से बड़े होते हैं मतलब ज़खामत में, चूँकि इसमें बहुत डिटेल में बात की जाती है टॉपिक पर। कंपेयर एंड कंट्रास्ट में बट प्रॉस एंड कॉन्स बता देते हैं, मतलब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी राय देनी पड़ती है उसके अंदर ना, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो 3 to 4 पेजेस अगर आप चैट GPT को भी किसी को भी अगर आप करते हैं ना, तो आपको इतने ही 3 to 4 पेजेस के लिहाज से ही आपको उसको कमांड देना है, ठीक है। अब ये 6 एसेस मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दी। अगर आप याद ही करके होगा बेटा, ये खुद से करोगे तो गलतियाँ निकलेंगी, क्योंकि आपको पता है ये इंग्लिश है, ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें काउंट होगी। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स, जोलॉजी, बॉटनी नहीं है, कंप्यूटर साइंस नहीं है ये। यहाँ आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक काउंट होंगे हर जगह पर, चाहे आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे तो भी आपके नंबर कटेंगे, यहाँ पर कोई मिस्टेक करोगे तो भी आपके नंबर कटेंगे। बाकी ये तो ग्रामेटिक, ये तो है ही पूरा ग्रामर, इसकी तो बात ही अलग है। तो बेटा इसलिए बेहतर ये है कि कम से कम 6 तो आप याद करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के 90% चांसेस हैं पेपर में। इज आवर एग्जामिनेशन सिस्टम ट्रू टेस्ट फॉर अवर इंटेलिजेंस। सेकंड है, इज फास्ट फूड रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ इश्यूज अमंग टीनेजर्स। अगला है, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ स्मार्टफोन। अगला है, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही बात है। नेक्स्ट है, डज क्लास साइज अफेक्ट लर्निंग। क्या क्लास साइज की वजह से लर्निंग को अफेक्ट पड़ता है, मतलब छोटी क्लास या बड़ी क्लास, तो वो एक आर्गुमेंटेटिव ऐसा आर्गुमेंट करना। आप कह सकते हैं फ़र्क पड़ता है, आप ये भी कह सकते हैं नहीं फ़र्क पड़ता है, किसी भी एक लिहाज से आपको पूरा ऐसे लिख देना है और अपने सारे एविडेंसेस, सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपको देने हैं। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है, आखिरी वाला कंक्लूजन है, बीच में 2 से 3 पैराग्राफ आपके आएंगे वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो आप करेंगे। अगर आप खुद से लिखते याद करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा सारा, ठीक है। इसी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन अ क्रिटिकल एनालिसिस,
ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करना है क्या इधर के वो अच्छा जो एनालिटिकल ऐसे जब करते हैं तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स हर तरफ कहते हैं। देखो आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क डाला होता है एंड में, उसमें आपको किसी एक पॉइंट पर बात करनी होती है बस। जैसे क्या हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम हमारे इंटेलिजेंस का जहानत का सही इम्तहान है, अब या तो हाँ पे चलोगे पूरे ऐसे में या तो ना पे चलोगे, दोनों को नहीं बात करते थे। लेकिन जब एनालिटिकल ऐसे करते हैं ना तो वहाँ दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे भी बताएंगे, नुकसानात भी बताएंगे। तो क्रिटिकल एनालिसिस जिसमें वो एक स्टेटमेंट नहीं होता हमारे पास है, कोई क्वेश्चन नहीं होता उसके अंदर, तो दो एनालिटिकल आएंगे, दो आर्गुमेंटेटिव आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो ज़्यादा आसान जो हमारे पास होता है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे हमारे पास होता है, जो एक ही पॉइंट पे बात करनी होती है। एनालिटिकल ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो दोनों पॉइंट्स को लेकर बात करनी होती है, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बताने होते हैं। देखिए आपकी मर्जी, आप जो अटेम्प्ट करना चाहें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, लास्ट क्वेश्चन है अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। क्योंकि आपको पता है पुराने पैटर्न के लिहाज से सीन कॉम्प्रीहेंशन आया करता था, लेकिन अब हमारा अनसीन कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है। अब अनसीन कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 10 मार्क्स का है। इसकी प्रैक्टिस भी कॉलेजेस के पेपर से होगी, जो 10 ईयर खाली है हमारे इससे। कॉलेजेस के पेपर ही से कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। इसमें दो काम, आप दो में से कोई एक काम कर सकते हैं, या तो क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लें या तो आप एक प्रेसी लिख लें। प्रेसी मीन्स लाइक, प्रेसी किसे कहा जाता है भाई? समरी, या जिसको आप खुलासा कहते हैं उर्दू में। तो मैं प्रेसी को हमेशा मना करता हूं लिखने से। डोंट राइट प्रेसी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्किल्स। प्रेसी लिखने से इसलिए मना करता हूं क्योंकि प्रेसी लिखना हर किसी को नहीं आता है। प्रेसी लिखना बहुत मुश्किल काम है। प्रेसी का मतलब ये नहीं कि पहली लाइन, 20 की लाइन और आखिरी की लाइन लिख दें, जैसे 9-10 में हम लोग किया करते, तो उससे नंबर नहीं मिलता था। किसी भी बच्चे को नंबर नहीं मिला हुआ ऐसे प्रेसी लिखने में। वहाँ तो कंपलसरी होता था 9th और 10th में प्रेसी लिखना जो होता है, समरी लिखना। तो हम लोग क्या करते थे, एक लाइन 20 लाइन से 1-2 लाइन उठा के लिख देते थे, उससे नंबर कभी नहीं मिला होगा आपको। तब इंग्लिश में नंबर कम होंगे 9-10 में आप। फिर आप बोलोगे हमने तो पूरा पेपर किया था, नंबर कहाँ उड़ गया? तो 9-10 में वहीं उड़ गया। वो सब जो गलतियाँ आपने की थी, सेम ही गलती यहाँ पर करोगे तो यहाँ पे भी उड़ जाएगा। 90+ आने का सवाल ही पैदा नहीं होगा, 70+ पे अटके हुए होंगे आप लोग। तो प्रेसी ना लिखें, क्वेश्चन के आंसर लिखें। अब 5 क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर आपको देने होंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा? सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू द गिवन पैसेज। जो पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़ के आपको टाइटल उसका लिख दें, वो आराम से आप लिख सकते हैं। टाइटल एक वर्ड का भी हो सकता है, मल्टीपल वर्ड्स के भी हो सकते हैं। दूसरा, अच्छा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कहाँ से होगा? पैसेज से होगा। उसका जवाब पैसेज में छुपा होगा, वहाँ से आपको ढूंढना है। अच्छा वो तमाम बच्चे सेम तरह से लिखेंगे, उसको थोड़ा मुनफरिद बनाने के लिए मैंने क्या बताया है कि आप दोनों क्वेश्चन को लिखने से पहले ये एक सेंटेंस ऐड कर दीजिएगा पैसेज के क्वेश्चन लिखने से पहले। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज द रेलेवेंट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट। मतलब कि अब ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये आप सब में लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज द रेलेवेंट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट। ये आप दोनों में ऐड कर लेंगे। उसके बाद दैट के बाद आगे लगा देंगे जो भी आपने निशान लगाया हुआ है। इससे थोड़ा सा आंसर लॉन्ग भी हो जाएगा और दोस्तों से मुनफरिद और अलग भी हो जाएगा, वरना सारे बच्चे निशान लगा रहे होते हैं यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही होता है ना। तो ये है क्वेश्चन 2-3 की ट्रिक मैं आपको बता रहा था कैसे करना। बाकी जो चौथा सवाल होगा वो क्या होगा? आइडेंटिफाई अ रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब फ्रॉम द पैसेज। ये तो बहुत आसान सवाल है। रेगुलर वर्ब आपको पता है कौन से होते हैं? जिनके एंड में ईडी लग रहा होता है, और इर्रेगुलर वर्ब जिनके एंड में ईडी नहीं लगता सेकंड थर्ड फॉर्म में। अगर वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हुए ईडी लग रहा है एंड में, दैट वर्ब इज कॉल्ड रेगुलर। एंड और अगर ईडी नहीं लग रहा इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो कोई एक रेगुलर एक इर्रेगुलर वर्ब लिख लेंगे, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो टोटल 10 नंबर का टोटल है। आखिरी सवाल जो है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज आइडेंटिफाई द वर्ड क्लास या पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। के कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको डिटरमाइन करना है कि क्या होगा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। 3 वर्ड जैसे लिखा होगा 3 नंबर का होगा, और 3 वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने। वर्ड क्लास के मतलब पार्ट ऑफ स्पीच होता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये आपको बताना है। अब ये चीज़ सीखने की चीज़ है, क्योंकि आपको 3 नंबर यहाँ पर दे रही है। तो इसके बाद मैं इसी की तरफ आऊँगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ आऊँगा कि कैसे डिटरमाइन करते हैं, बट उसकी वीडियो मैं अलग मतलब बनाऊँगा ना। ये वीडियो टारगेट पेपर की है, बाकी इसके बाद जो अलग वीडियो अपलोड होगी वो वर्ड क्लास के ऊपर होगी। बस में आगे सबको क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये एक वाहिद सवाल है जो अभी आप जिसका जवाब नहीं दे सकते, ये मैं सिखाऊंगा तो ही आप दे सकते हैं कि नाउन प्रोनाउन। तो बस यही एक वाहिद चीज़ है 3 नंबर का
जिसकी वजह से आपके नंबर गलत हो सकते हैं। तो मैं भी आपको उसको सिखा देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा टारगेट पेपर हो गया।